नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल। मैं आपका अपना दोस्त सी आकाश बंसल आप लोगों के सामने वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि सर जो हमारा इनकम टैक्स का केस स्टडी आता है उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें। आज हम दो चीज़ें इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आपका कम से कम टाइम में आपका केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। एंड मैं आज आपको एक केस स्टडी खुद सॉल्व करके बताऊंगा जो मैं पहली बार आप बच्चों के साथ में सॉल्व कर रहा हूं। कम से कम टाइम में हम इस केस स्टडी को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर हम केस स्टडी या तो टाइम से सोल्व नहीं कर पाते, या अगर सोल्व कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला जाता है, या तो सोल्व ही नहीं कर पाते या टाइम चला जाता है। दोनों ही डाउट्स का आज हम आंसर करने वाले हैं। सर करेंगे कैसे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में साथ साथ में केस स्टडी सॉल्व करूंगा और आपको तरीका बताता रहूंगा। तो कोई ये तरीका ऐसा नहीं है कि सर पहले तरीका बता दो और उसके बाद में केस स्टडी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी सॉल्व करते हुए हम तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से आप कम से कम टाइम में केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कितनी जल्दी हम इस केस स्टडी को सॉल्व कर पाते हैं। सर ये है आपकी आरटीपी जनवरी 25 का एक केस स्टडी। देखते हैं केस स्टडी क्या बोलता है। जब भी आपके एग्जाम में केस स्टडी आए तो आप कभी भी केस स्टडी को ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे। केस स्टडी को हमेशा रिक्वायरमेंट यानी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वहां से हम केस स्टडी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, ऊपर का छोड़िए, सब ऊपर का सब छोड़िए, नीचे आ जाते हैं। आपको पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताइए। आपको पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताइए। पहला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन अलाउेबल एज डिडक्शन टू द एलएलपी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द हेड पीजीबीपी। यानी कि पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B। यानी कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको कितना रेम्यूनरेशन का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि रेम्यूनरेशन का डिडक्शन पूछा है अंडर सेक्शन 40B। ये आपको पूछा है पहले रिक्वायरमेंट में। तो प्लीज जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको शॉर्ट में, चाहे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज में आप रफ में लिख लीजिएगा। यानी कि जो आपको आंसर सीट मिलती है उसके लास्ट पेज पे आपको ये केस स्टडी की रिक्वायरमेंट लिख लेनी है। ठीक है, चलिए जी। सेकेंड रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA टू सागर एलएलपी एंड 35AD टू मिस्टर गणेश। यानी कि आपको पूछा है सेकेंड क्वेश्चन में कि 10AA कितना मिलेगा एंड 35AD कितना मिलेगा। ये आपको रिक्वायरमेंट पूछी है दूसरे रिक्वायरमेंट में, दूसरे क्वेश्चन में। चलिए जी, तीसरे में क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मिस्टर गणेश अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। तो सर तीसरी रिक्वायरमेंट है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश। और रेगुलर का मतलब बेटा ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिस्टर गणेश की टोटल इनकम पूछी है। फिर क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर गणेश अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। आपको मिस्टर गणेश की टैक्स लाइबिलिटी पूछी है, टैक्स लाइबिलिटी पूछी है अंडर 115 BAC यानी कि न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स लाइबिलिटी पूछी है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर गणेश ही इफ ही ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लेता है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी। यानी कि टैक्स लाइबिलिटी पूछी है अंडर ऑल टैक्स रिजीम। ये 5 रिक्वायरमेंट हमने लिख ली। अब हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी। एग्जाम में भी आपको यही करना है और एग्जाम में ये पैटर्न फॉलो करने से पहले घर पे 2-3 केस स्टडी जरूर सोल्व कीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो मैं पैटर्न बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है। सर एक रैंकर आपको पैटर्न बता रहा है, वो रैंकर जिसके एमसीक्यू में सीए फाइनल में 30 में से 28 नंबर आए थे इनकम टैक्स में। सीए फाइनल के एमसीक्यू, सीए इंटर में हमारे एमसीक्यू होते नहीं थे बेटा, आपके एमसीक्यू अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं। सीए फाइनल में मैंने 30 में से 28 नंबर एमसीक्यू में लेके आया था मैं। तो सोचिए सीए फाइनल की केस स्टडीज उनको मैंने कम से कम टाइम में कैसे सोल्व किया होगा। और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आई एम ए रैंक होल्डर एट ऑल 3 लेवल्स, सीपीटी, इंटर एंड फाइनल, तीनों में मेरे रैंक थी। ठीक है, चलिए अब केस स्टडी स्टार्ट करते हैं बेटा। सागर एलएलपी इज एन एलएलपी सेटअप इन एसईजेड इन द फिनेंशियल ईयर 18-19। सागर एलएलपी वो एलएलपी है जो कि आपका एसईजेड में सेटअप हुई थी 18-19 में। अगर ये फिनेंशियल ईयर 18-19 में सेटअप हुई थी तो 20, 21, 22, 23 एंड 24, यानी कि जो आपका साल है 23-24 वो है आपका 6th ईयर है। आपका जो 23-24 है वो 6th ईयर है। अगर 6th ईयर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट इंटू 50%।
जितना भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसका 50% आपको 10AA मिलने वाला है। इसके बाद में द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशन ऑफ द 10AA, डिटेल्स ऑफ द यूनिट्स आर प्रोवाइडेड, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। प्रॉफिट ऑफ द यूनिट्स इन एसीजेड 58 लाख, 58 लाख का एसीजेड का प्रॉफिट है, 58 लाख का प्रॉफिट है। एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द अबो यूनिट रिसीव्ड इन इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन और बिफोर 30th ऑफ सितंबर। एक्सपोर्ट सेल जो है जो इस यूनिट का, वो जो फॉरेन एक्सचेंज में मिल गया, आप लोगों को पता होगा कि जितना आपको फॉरेन एक्सचेंज में अमाउंट मिल जाता है केवल उतने ही एक्सपोर्ट प्रॉफिट का प्रॉफिट आपको डिडक्शन अलाउ होता है। तो सर 1 करोड़ रुपए का आपको क्या मिल गया, एक्सपोर्ट सेल्स का टर्नओवर हो गया। डोमेस्टिक सेल्स आपको बताइए 60 लाख, तो टोटल सेल हो गई 1.60 करोड़ इंटू 50%। आंसर बता दो, आंसर बता दीजिए। 58 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 करोड़ इंटू 50%, आपका आंसर आ गया 18,12,500। ये आपका आ गया 10AA। तो 10AA देख लेते हैं बेटा, नीचे नीचे 10AA देख लेते हैं। 10AA मैच हो रहा है क्या? 10AA ये मैच हो रहा है, पॉइंट सी, सी आपका मैच हो रहा है। आगे चलें बेटा, चलो जी। सागर एलएलपी हैज 3 पार्टनर्स, राम, श्याम एंड गणेश। सागर एलएलपी यानी कि ऊपर वाली जो यूनिट है उसके 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम एंड गणेश। मिस्टर राम एंड श्याम आर वर्किंग पार्टनर, मिस्टर राम और श्याम वर्किंग पार्टनर है। जैसे मैं ये पढ़ता हूं ना बेटा, पार्टनर, वर्किंग पार्टनर, तो मेरा दिमाग जाता है 40B पे। प्लस आप लोगों ने अभी अभी अपनी आंसर सीट में एक लिखा भी था डिडक्शन अंडर 40B, यानी कि ये तो पक्का हो गया कि हमें डिडक्शन अंडर 40B ये पूछने वाला है, बताने वाला है। वाइल मिस्टर गणेश इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर, राम और श्याम तो वर्किंग पार्टनर है, गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है। अगर गणेश नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उनका जो भी सैलरी है वो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। ऑल द 3 पार्टनर्स आर रिसीविंग रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख पर मंथ। तीनों पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है वो 1 लाख पर मंथ ईच है, यानी कि 1 लाख रुपीज पर मंथ, यानी कि 12 लाख रुपए ईच पार्टनर, यानी कि तीनों पार्टनर मिला के 36 लाख रुपए। सॉरी बच्चा, एक कॉल आ गया था, आगे चलते हैं। तीनों पार्टनर की मिला के 36 लाख रुपीस की आपकी क्या है, रेम्यूनरेशन है। इतना हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में है फ्रॉम द एलएलपी विच इज ऑलरेडी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एलएलपी। एलएलपी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो ऑलरेडी डेबिटेड है। अगर ये अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड है तो ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है 40B बोलता है कि केवल वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन अलाउड है, नॉन वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं है। तो यानी कि ये जो ऊपर हमारा आंसर है ये भी गलत है। क्यों बेटा? क्योंकि हमने 58 लाख रुपीस के अकॉर्डिंग आंसर निकाला और अभी अभी हमने देखा कि नॉन वर्किंग पार्टनर की रेम्यूनरेशन भी लेस है, जबकि नॉन वर्किंग पार्टनर की रेम्यूनरेशन एलएलपी को अलाउ नहीं होती। मतलब हमारा ये आंसर गलत है, पक्का गलत है। अब बात करते हैं कि कितना कितना अलाउ होता है। तो जो वर्किंग पार्टनर हैं केवल उनकी रेम्यूनरेशन का खर्चा अलाउ होता है अप टू 3 लाख रुपीस की। अगर आपकी इनकम है तो 90% और 1.5 लाख। 3 लाख से ज्यादा अगर आपका बुक प्रॉफिट है तो जितना भी ज्यादा है उसका 60%। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं बुक प्रॉफिट निकालता हूं। बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो 58 लाख रुपीस की आपकी इनकम है उसमें 36 लाख प्लस कर दो, आपका बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो 58 लाख प्लस 36 लाख, आपका बुक प्रॉफिट आ गया, बुक प्रॉफिट आ गया 94 लाख। अब 94 लाख में 3 लाख का अलग और 91 लाख का अलग। 91 लाख का 60% अलाउड है। तो अगर मैं 91 लाख का 60% करता हूं तो मेरा आंसर आता है 5460। तो सर 5460 तो बहुत ज्यादा है, मेरी रेम्यूनरेशन तो केवल 24 लाख रुपए है, तो मतलब पूरी की पूरी 24 लाख रुपए रेम्यूनरेशन अलाउड है। सर पहला क्या था? डिडक्शन अंडर 40B। डिडक्शन अंडर 40B का आंसर आ गया 24 लाख। देखते हैं मैच हो रहा है क्या? 24 लाख। फर्स्ट का आंसर आ गया डी। 24 लाख रुपीस को आपको क्या अलाउड है? रेम्यूनरेशन अलाउड है। क्यों? क्योंकि वर्किंग पार्टनर की अलाउड है, नॉन वर्किंग पार्टनर की अलाउड नहीं है। अब 24 अगर अलाउड है तो हमारा ये जो प्लस होगा ये होगा 12 लाख। 12 लाख रुपए आपको डिसअलाउ है तो 12 लाख प्लस कर देंगे। 58 में जब मैं 12 लाख प्लस करूंगा तो मेरा अब प्रॉफिट आ गया 70 लाख। 70 लाख के प्रॉफिट पे मैं डिवाइड करूंगा, 70 लाख के प्रॉफिट पे 70 लाख के प्रॉफिट पे डिवाइड करूंगा 1.6 मल्टीप्लाई करूंगा 50%, तो मेरा आंसर आ रहा है बेटा 21,87,500। 21,87,500 देखते हैं मैच हो रहा है क्या? ये नहीं है बेटा, यस ये रहा, ये मैच हो रहा है। अच्छा फोर्थ भी है बेटा,
दो मैच हो रहे हैं, अगर दो मैच हो रहे हैं तो अभी 35 एडी भी निकालना पड़ेगा, फिर ही हम आंसर बता पाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर गणेश वॉज एम्प्लॉयड इन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये केस स्टडी काफी बड़ी लग रही है मुझे, इतनी केस स्टडी बड़ी आती नहीं है नॉर्मली एग्जाम में, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर गणेश वॉज एम्प्लॉयड इन XYZ लिमिटेड। सब मिस्टर गणेश है कौन? मिस्टर गणेश पार्टनर है। मिस्टर गणेश का और भी दूसरी कंपनी में वो काम करता है टिल 30 सितंबर 2023। 30 सितंबर तक उसने अगर काम किया एंड हैविंग अ सैलरी ऑफ 80,000 पर मंथ, 80,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है, तो सर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कि 6 महीने की सैलरी, यानी कि 80,000 इंटू 6 यानी कि 4,80,000 की सैलरी आ गई। इसमें से अगर मैं 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर देता हूं अंडर 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 ऑल टैक्स रिजीम। अच्छा आपके कोर्स में तो सेम ही है बेटा, हाँ तो सही है। तो ये आ गया 430 आपकी आ गई सैलरी हेड की इनकम। 12 लाख रुपए आपको LLP से भी मिले हैं, क्या वो ऐड करेंगे? नहीं, वो ऐड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गणेश का जो वर्किंग पार्टनर नहीं था, वो नॉन वर्किंग पार्टनर था, तो क्योंकि फर्म को डिडक्शन अलाउ नहीं हुई इसलिए गणेश की वो सैलरी इनकम या PGBP की इनकम नहीं मानी जाएगी। इसके बाद है ही रिजाइन देन एंड स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। उसने रिजाइन कर दिया और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ही सेट अप अ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन पुणे फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसने 35 AD वाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ डिडक्शन अंडर 35 AD। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंट टू 90 लाख। 90 लाख का उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लैंड 30 लाख। तो 30 लाख अगर मैं हटा दूं तो 60 लाख मेरा आ गया 35 AD। was incurred during the previous year 23-24। The warehouse become operational with effect from 1st of December। 1 दिसंबर को आपका warehouse operational हो गया। The profit from the operation of warehousing facility before considering the deduction is 110 लाख। 110 लाख का प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट हो गया बेटा 110 लाख का, और 35 AD हो गया आपका 60 लाख का, तो नेट प्रॉफिट हो गया आपका 50 लाख का। अब क्वेश्चन में पूछा था 35 AD, तो 35 AD भी निकाल लेते हैं। 35 AD है 60 लाख, तो आपका ये भी आंसर गलत है, ये आंसर सही है। सेकंड का आंसर आ गया बी, फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का आंसर आ गया। अब बेटा थर्ड का रिक्वायरमेंट क्या था? टोटल इनकम ऑफ मिस्टर गणेश अंडर ऑल टैक्स रिजीम। ऑल टैक्स रिजीम में टोटल इनकम बतानी है, ठीक है बेटा। अभी तक कितनी इनकम हो गई बेटा? 50 लाख रुपए तो बिजनेस की हो गई और 4,30,000 रुपए आपकी वो हो गई, क्या बोलते हैं, सैलरी। तो अभी तक कितनी इनकम हो गई बेटा? 50 लाख तो हो गई बिजनेस से और 4,30,000 हो गई सैलरी की। तो अभी तक इनकम हो गई बेटा इनकी 54,30,000। 54,30,000 इनकम हो गई। आगे ही पेज लमसम प्रीमियम ऑफ 90,000 टुवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सेल्फ स्पाउस और हिज वाइफ। 90,000 की उन्होंने क्या पे की है बेटा? लमसम प्रीमियम पे की है। 90,000 की लमसम प्रीमियम पे की है किसके लिए? सेल्फ और स्पाउस के लिए। लेकिन आपको पता है सेल्फ और स्पाउस जिसकी एज 43 ईयर्स है, तो एक सेकेंड, फॉर 36 मंथ ऑन, अच्छा 36 महीने के लिए, यानी कि 3 साल के लिए पे की है। 3 साल के लिए अगर आपने इंश्योरेंस ली है, तो मैंने क्लास में बताया था कि अगर इंश्योरेंस 3 साल की है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर इंश्योरेंस 3 साल की है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अगर इंश्योरेंस 3 साल की है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये नियम है कि अगर एक इंश्योरेंस आप मिड ऑफ द ईयर लेते हैं और वो 3 साल के लिए ली है, तो टोटल 4 प्रीवियस ईयर में उसका आप बेनिफिट लेने वाले हो, इसलिए आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका आ गया 22,500। तो आपका 80D आ गया बेटा, 80D आ गया 22,500। मैं तो लिख के कर रहा हूँ, आपको तो इतना लिखना भी नहीं है, आपको तो केवल कैलकुलेशन चलानी है, कैलकुलेटर चलाना है। चलिए जी, इसके अलावा ही कंट्रीब्यूट 1.5 लाख टू PPF। अगर खुद के नाम पे उसने 1.5 लाख रुपए किए हैं तो वो भी अलाउड है। मैं मान लेता हूँ कि खुद के नाम पे किए हैं, तो आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई? 5430 माइनस 22,500 माइनस 1.5 लाख, तो आपका टैक्स इनकम आ गई 52,57,500। ये आपकी आ गई 52,57,500 आपकी इनकम आ गई। 52,57,500 मैच हो रही है, ये ए में मैच हो रही है। ऑल टैक्स रिजीम में पूछा था ना, हाँ ऑल टैक्स रिजीम में पूछा था, ए में मैच हो रही है। अब बेटा अब रिक्वायरमेंट आपकी कौन कौन सी हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई और 3 हो गई। अब ऑल टैक्स रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, पहले वो निकाल लेते हैं। ऑल टैक्स रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, तो आपका इनकम तो आ ही गया बेटा, आपका इनकम तो आ ही गया है, ये रहा, इस पे टैक्स निकाल दो। तो इस पे टैक्स निकालेंगे तो वो स्लैब रेट लगाएंगे नॉर्मल वाला, तो -10 लाख इंटू
30% प्लस 12,500 प्लस सरचार्ज भी लगाना है 10% का प्लस 4% HSE, तो ये आंसर आ गया 89,870। बेटा एक चीज जो मुझे तो याद है, आप बच्चों को याद है कि नहीं है, क्योंकि हम तो टीचर हैं तो हमें तो पता होता है बेटा, जब भी 35 AD आए और 20 लाख से ज्यादा की इनकम हो, एक तो 35 AD हो या 10AA हो और इनकम जो है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो आपका AMT भी लगता है बेटा। क्या लगता है? AMT, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी जरूर देखना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या बोलता है बेटा कि जो भी आपकी टोटल इनकम है, इस केस में टोटल इनकम कितनी है 52,57,500, यही है ना? हाँ, 52,57,500 में जितना भी 35 AD का डिडक्शन लिया है वो प्लस कर दो, और वो प्लस करने के बाद में इसका डेप्रीसिएशन जितना अलाउ होता वो माइनस कर दो। मुझे याद है कि ये दिसंबर में प्लांट स्टार्ट हुआ था, यानी कि लेस देन 180 डेज। अगर जो बिल्डिंग है वो लेस देन 180 डेज पुट टू यूज है तो 5% का डेप्रीसिएशन माइनस होगा, यानी कि 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए डेप्रीसिएशन माइनस होगा। तो अब मुझे सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम बताओ। एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आ गई बेटा? जिसको AMT का कॉन्सेप्ट नहीं पता उसके लिए ये वीडियो ओवर, उसको कुछ नहीं समझ आएगा आगे। जिसको AMT का कॉन्सेप्ट पता है वो समझ पा रहा होगा कि क्या हो रहा है बेटा। AMT में क्या होता है, जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसमें प्लस करते हैं 35 AD और माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, जो कि आपने 35 AD का डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। तो क्योंकि 35 AD एक बिल्डिंग है यानी कि 10% का हाफ, क्योंकि लेस देन 180 डेज है, इसलिए आपका 3 लाख माइनस करेंगे ये आएगा। इसके ऊपर टैक्स निकालो। तो सर टैक्स कैसे निकलता है, AMT कैसे निकलता है? 18.5%। 18.5% निकालिए इंटू 18.5%, 1,09,57,500 इंटू 18.5%, पक्का ये ज़्यादा आ रहा है। प्लस सरचार्ज भी प्लस करेंगे, कितना? 15%। 15% का सरचार्ज प्लस करेंगे क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम है, तो प्लस 15% प्लस 4%, आंसर आ रहा है 24,24,460। 24,24,460 क्या मैच हो रहा है मेरा? 24,24,460 बी मैच हो रहा है बेटा। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर ए करके आएंगे, ए आंसर गलत है, इसका आंसर होगा बी, यानी कि 24,24,460। ठीक है, इतना करने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4, और हम कितना सर अभी 17 मिनट में हमने सोल्व कर दिया। मैं तो आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो आप 10 से 12 मिनट में आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, और ये काफी बड़ी केस स्टडी है। अब पूछा है न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स लाइबिलिटी पूछा है ना बेटा? क्या पूछा था? टैक्स लाइबिलिटी अंडर 115 BAC। 115 BAC में टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, तो बेटा 115 BAC में टैक्स लाइबिलिटी के लिए वापस से सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करना होगा कि जो सैलरी इनकम है वो तो बिल्कुल ऐसे की ऐसे रहेगी, सैलरी इनकम तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। अब जो PGBP की इनकम है उसमें 35 AD अलाउ नहीं होगा। अगर 35 AD अलाउ नहीं होगा तो ये इनकम हो जाएगी 110 लाख। 35 AD अलाउ नहीं होगा। अगर 35 AD अलाउ नहीं होगा तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो अलाउ होगा ही, तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन था 3 लाख, तो 3 लाख आपका डेप्रीसिएशन अलाउ होगा। इसके अलावा आपको 80D और 80C भी अलाउ नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? 4,30,000 की सैलरी इनकम, 1,10 की आपकी PGBP की इनकम, और PGBP की इनकम में 3 लाख का आपका डेप्रीसिएशन। तो आपका आंसर आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 1,11,30,000। 1,11,30,000 पे अब स्लैब लगा दो, तो 1,11,30,000 पे 15 लाख माइनस किए इंटू 30% प्लस 1.5 लाख, स्लैब लगा रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा, न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब लगा रहा हूं। प्लस अब ये 1,11,00,000 है तो इस पे लगेगा 15% सरचार्ज, 15% प्लस 4%। मेरा आंसर आ रहा है 36,34,640, 36,34,640, 36,34,640, 36,34,640, सी आंसर आ गया। यहां पे आपका ये क्वेश्चन हो गया खत्म। AMT नहीं लगता बेटा, न्यू टैक्स रिजीम में AMT नहीं लगता। ये आपका केस सिनेरियो खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैंने GST में भी कैसे सोल्व करना है वो भी आपको बताया है। RTP जनवरी 25 का एक केस स्टडी सोल्व किया है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। 14 मार्क का, जो 15 मार्क का आपका PGBP का क्वेश्चन आता है
उसको कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करें, उसका वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाने वाला है। आईटीसी का जो क्वेश्चन आता है जीएसटी का, उसको कैसे सोल्व करें, उसका वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड जनवरी 25 आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। खूब प्रैक्टिस करो बेटा, अभी भी बहुत टाइम है, गिव अप मत करना और हमारे हक से सीए को जरूर फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, व्हाट्सएप चैनल की लिंक, टेलीग्राम की लिंक, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी में अटेम्प्ट दिया या नहीं दिया और अब मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में हम एक ट्रांजिशन बैच भी अनाउंस कर चुके हैं, जहां पे हम डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। मैंने वो बैच आपको अवेलेबल करवा दिया है, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ होगा, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस होगा, अमेंडमेंट्स कवर होंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर May 25। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज यूट्यूब पे ही ट्रांजिशन बैच का वीडियो अवेलेबल है, उस ट्रांजिशन बैच के वीडियो को जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके और वो बैच ज्वाइन कीजिएगा। या फिर आप www.huckseca.com, जो आपके स्क्रीन के ऊपर लाइन आ रही है, उसको विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाने वाली है। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिएगा, कोई भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली सेंड करो, मैं आपका डाउट जरूर सोल्व करूंगा विदाउट आस्किंग कि आपने मुझसे बैच लिया या नहीं लिया। 20 मिनट में ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपका अपना दोस्त आकाश बंसल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।